नमस्कार। डीडी बिहार के बेहद ही खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। और दर्शकों मैं हूं राकेश और मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हृदय से हमारे बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार में मैं हूं राकेश। दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 4 जुलाई की तारीख है और 4 जुलाई की तारीख अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि आज से सावन महीने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। जी हाँ, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और हम सभी जानते हैं सावन का जो महीना होता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए पूरे तन मन धन से लोग लग जाते हैं। कांवरियों की अगर बात की जाए तो जगह जगह कांवरिये भी हमें मिलते हैं और इसी के साथ साथ ये जो पूरा महीना होता है सावन और भोले बाबा के भक्ति गीतों से वाकई में जो पूरा का पूरा शहर पूरा का पूरा बिहार जो है वो गुंजयमान होता है। खास बात यह है कि इस बार का जो सावन है 58 दिनों का यानी कि लगभग 2 महीने का हो रहा है और इसी के साथ साथ इसमें मलमास भी लग रहा है जो अपने आप में एक शुभ मुहूर्त कहा जाता है और कहा जाता है कि मलमास महीने में मलमास के दिन में भगवान विष्णु की पूजा की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान भोले को जल अर्पित करते रहिए, तन मन धन से उन्हें याद करते रहिए, ज़िंदगी आपकी संवरेगी और आगे भी बढ़ेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते और बात करते हैं आज के विचार की। जी राकेश, कहते हैं ना कि कभी रुकना नहीं चाहिए, कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले कठिन और असंभव ज़रूर लगता है, लेकिन प्रयास करते रहने से वही काम आगे जाके सरल लगने लगता है। और दर्शकों, जब आप अपने चुनौतियों को जब अपने असफलताओं को चुनौती देने लगते हैं तो आपको सफल होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने अंदर शामिल करते हैं तो हम जिंदगी में काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जानते हैं कि पहले सेगमेंट में हम लेते हैं बड़े बुजुर्गों द्वारा कहे अनमोल वचन। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। क्या आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरुण भगत। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये है महात्मा गांधी। इनके अगर विशेषताओं के बारे में बता दें, इनके डेजिग्नेशन के बारे में बताया तो ये है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में मीडिया अध्ययन विभाग में अध्यक्ष और साथ ही डीन है। साथ ही ये BPSA बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य भी हैं और साथ ही एक साहित्यकार भी है। आपको बता दें कि इनके हाल में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ऐसे तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, आप बहुत सारे गुणों से भरपूर है, आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में शुरुआती से करते हैं। कहाँ आपका बचपन गुजरा, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई। मेरा गांव सहरसा मुख्यालय से कोई 30 किलोमीटर दूर है और वहीं प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और वहाँ से हम फिर मास्टर कोर्स करने के लिए भोपाल चले गए। बीच में मैंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर कोर्स किया और गांव की पढ़ाई के दौरान ही मेरा चयन ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति के लिए हो गया और मैं सहरसा जिला स्कूल में हमारा नामांकन हुआ। सहरसा जिला स्कूल में रहते हुए होम सिकनेस के कारण मुझे पुनः गांव जाना पड़ा और वहीं से मैट्रिक की परीक्षा मैंने पास की। उच्च शिक्षा के लिए पटना आया और यहीं से साहित्य का बीजारोपण हुआ और साहित्य और पत्रकारिता की एक समझ धीरे धीरे विकसित हुई। जी, प्रोफेसर अरुण भगत जी, पत्रकारिता और साहित्य जगत में आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए आपको कई तरह के जो सम्मान हैं वो भी दिए गए हैं। उन उपलब्धियों को हम दर्शकों के सामने जरूर बताना चाहेंगे कि आपको साहित्य और समालोचना के क्षेत्र में प्रोफेसर अरुण भगत को उल्लेखनीय सेवा साधना के लिए राष्ट्रधर्म पत्रिका लखनऊ से राष्ट्रधर्म गौरव सम्मान 2016 से अंगीकृत किया गया, जिसमें जो पश्चिम बंगाल के महामहिम तत्कालीन जो राज्यपाल थे श्री कृष्णनाथ त्रिपाठी, उनके द्वारा 2016 ईस्वी में इन्हें लखनऊ में यह सम्मान प्रदान किया गया। और इसी के साथ साथ लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भी आपको भाषा मित्र सम्मान 2018 से अलंकृत किया गया है। सबसे खास बात यह भी है कि आपको
2021 में भी एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व बागेश्वरी सम्मान दिल्ली में आपको सम्मानित किया गया है। बहुत सारी उपलब्धियां आपके पास है जो आपके नाम की शोभा बढ़ाती हुई नजर आ रही है प्रोफेसर अरुण भगत जी। चूँकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हुए हैं, आपकी तकरीबन 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है आपके द्वारा लिखी गई। तो उसके विषय में हम ये जानना चाहेंगे किन विषयों पर ये आधारित पुस्तकें हैं और साहित्य जगत से आपका जो लगाव है, जो रुचि है, वो कैसे हुई, जरूर इस संदर्भ में बताएं। मेरी 26 पुस्तकें प्रकाशित है। उसमें अधिकतर पुस्तकें जो है वो आपातकाल के विभिन्न आयामों पर आधारित है। शेष पुस्तकें पत्रकारिता और साहित्य की हैं। मेरी साहित्य के प्रति जो रुचि है वो गांव के वातावरण, गांव की निश्चलता, गांव की सरलता, गांव की सादगी से हुई है। गांव में जो वातावरण था वो मुझे संवेदनशील बना रहा था, मुझे सृजनशील बना रहा था। मैं पिछले 40 वर्षों से गांव से दूर हूँ, शहर में रहता हूँ, किंतु मेरी संवेदनाएं आज भी गांव में ही हैं। गांव का वातावरण, गांव की निश्चलता, गांव की सरलता, गांव की ताजगी मुझे बार बार वहाँ बुलाती है और मैं अक्सर वहाँ गांव जाता हूँ और गांव की निश्चलता, सरलता से प्रभावित होता रहता हूँ। गांव की संवेदनाओं में जीना मुझे आज भी पसंद है। इसलिए मेरी जो साहित्य की ओर रुचि हुई है वो गांव, ग्रामीण वातावरण के कारण ही मेरी रुचि हुई है। पटना में आकर वह रुचि जो है वो पल्लवित हुई, पुष्पित हुई और वह रुचि आगे बढ़ी है। पटना में मैं महाकवि आरसी प्रसाद सिंह जी के संपर्क में 1983 ईस्वी में आया था। तब मेरे गांव के जिला स्कूल के एक मित्र हुआ करते थे, उनके संबंधी थे और उन्हीं के माध्यम से उनसे संपर्क हुआ और उसके बाद तो आचार्य निशांत केतु जी, आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी के संपर्क में आया और साहित्य के प्रति मेरी रुचि लगातार बढ़ती गई। जी सर, आप पत्रकारिता से भी जुड़े हैं और साथ ही आप साहित्य से भी जुड़े हैं। कहते हैं कि पत्रकार और पत्रकारिता ये दोनों है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे कहा जाता है, और साहित्य से भी आप जुड़े हैं और ये दोनों एक दूसरे का कह सकते हैं कि समाज का दर्पण है। क्यों राकेश? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे आपका दोनों से रुझान, मतलब कैसे शुरुआत हुई, इसके इस बारे में जानना चाहेंगे। साहित्य और पत्रकारिता दोनों में समाज का दर्पण दोनों को कहा गया है। पत्रकारिता को तो चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। वास्तव में संवैधानिक मान्यता के हिसाब से 3 ही स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन लोक मान्यता के अनुसार पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ है। पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ है, वो जो मान्यता है वो लोक के द्वारा दिया गया मान्यता है। यानी लोक मान्यता के आगे कुछ भी नहीं है। लोक मान्यता सबसे बड़ी मान्यता है और उसी के हिसाब से पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ कहा गया। व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है, किंतु कोई खबर छोटी सी छप जाती है, उसका कल्याण हो जाता है, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस रूप में देखें तो पत्रकारिता चतुर्थ स्तंभ है। सिस्टम से हार जाने के बाद, थक जाने के बाद, परेशान हो जाने के बाद कहीं अगर आशा की किरण उसे दिखाई देती है तो वह पत्रकारिता ही है। इसलिए पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। पत्रकारिता और साहित्य वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पत्रकारिता में वस्तुनिष्ठता होती है, जबकि साहित्य में जो है वो अनुभूतियाँ, व्यक्ति के जो तटस्थ अनुभूतियाँ हैं, जो संवेदनाओं से उपजी हुई अनुभूतियाँ हैं, वो साहित्य के माध्यम से आती हैं। बेहतर तरीके से आपने समझाया भी, और अब हम जानेंगे, क्योंकि आपके अगर विषय की अगर हम बात करते हैं तो पत्रकारिता जगत से आपका जितना लगाव रहा है, मतलब कि 14 वर्षों का अध्यापन का आपका अनुभव भी रहा है। कई टीवी चैनल्स पर आपने, अलग अलग टीवी चैनल्स पर आप पैनल के रूप में वहाँ पर नियमित डिस्कशन के लिए आप जाते रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के पत्रकारिता की अगर बात करें तो आज के पत्रकारिता में कितना बदलाव आया है। जो युवा पत्रकार बनना चाह रहे हैं
वो क्यों बने पत्रकार, क्या है आज की पत्रकारिता, जरूर इसके बारे में हमें विशेष तरह से समझाएं। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सामाजिक सरोकार के मुद्दे को लेकर हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के काले कारनामे को उजागर करने के लिए पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी और उस समय सत्ता और सरकार के बीच जो द्वंद्व है पत्रकारिता का, वो उस समय से लेकर और आज तक चलता आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में अंग्रेज सरकार के द्वारा लगभग 1 दर्जन से अधिक कानून लाए गए, जिसके माध्यम से पत्रकारिता की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपातकाल अधिनियम और जनरल ऑर्डर, 1 दर्जन ऐसे कानून लाए गए जिसके माध्यम से पत्रकारिता की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन पत्रकार न रुके, न थके, न अटके, न भटके। पत्रकारिता निरंतर चलती रही। जो भी आंदोलन हो रहे थे स्वाधीनता संग्राम के, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो दांडी मार्च हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या जो भी जिस भी प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, भारत बिहार विभाजन के आंदोलन चल रहे थे, तो उन सब को पत्रकारिता के माध्यम से ही उजागर किया गया और पत्रकारिता का इतिहास बड़ा उज्जवल रहा है। पत्रकारिता का जो वर्तमान है वह भी बड़ा उज्जवल रहा है। पत्रकारिता की स्थिति को अगर देखें तो पत्रकारिता ने सब पर अंकुश लगाया है। पत्रकारिता के माध्यम से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों पर अंकुश लगाया गया है समय समय पर। आपको याद होगा जेसिका लाल हत्याकांड लगभग समाप्त हो गया था और वो केस बंद होने को था। एक केवल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर, नो वन किल्ड जेसिका, ने इसको फिर से चालू किया और फिर आज जो अपराधी हैं जेल के भी भीतर बंद हैं और सज़ा काट रहे हैं। कार्यपालिका की जो दुर्बलताएं हैं उसको समय समय पर पत्रकारिता के माध्यम से उजागर होता है। विभिन्न प्रकार के घपले और घोटाले को पत्रकारिता के माध्यम से उजागर किया जाता है। और निर्भया कांड पर तो कानून तक बनाने पड़े। तो ये सब पत्रकारिता की ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके माध्यम से समाज जीवन अच्छा होता है, उज्जवल होता है। समाज में एक चेतना जागृत होती है पत्रकारिता के माध्यम से। जी सर, आप एक पत्रकार हैं और आप साहित्यकार भी हैं। आपने जो भूटान, नेपाल, मॉरिशस और साथ ही फिजी में भी आपने यात्रा की है, तो आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी यात्रा है। और आप एक साहित्यकार हैं तो विदेशों में साहित्य को लेकर कैसा माहौल है ये जानना चाहेंगे। और बदलते परिवेश में कहीं ना कहीं साहित्य का भी एक मतलब साहित्य में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। भूटान और नेपाल की यात्रा तो मेरी सेमिनार, संगोष्ठी और अध्ययन दल के रूप में हुई थी। वहाँ हमने सेमिनार, संगोष्ठी की और समाज के समक्ष जो चिंतन परख आलेख हैं उसको मैंने उजागर किया। जो 2 यात्राएं आपने बाद में बताई हैं, एक तो फिजी की यात्रा और दूसरी मॉरिशस की यात्रा, वो मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में वहाँ गया था। वो मेरी यात्रा है विदेश की। वहाँ मैंने अनुभव किया कि 4 दिनों तक पूरा वातावरण हिंदी में रहता है। तो भारत का और हिंदी का जो डंका है विश्व में भी उजागर होता है, वह देखने को मिलता है ऐसे अवसरों पर ही। तो विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी में हुआ था और फिजी में भारतीय मूल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। मॉरिशस में भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। और हिंदी का वर्चस्व किस तरह से पूरे विश्व भर में छा रहा है वो देखने को निश्चित तौर से मिलता है। और भारत, भारतीयता और भारत बोध का पहचान जो है वो हमको विदेशों में
निश्चित तौर से मिलता है। भारत की धाक कितनी है विदेशों में, इसको देखने को मिलता है। जी, क्या बात है, आपने अपना जो अनुभव साझा किया। जी। वाक़ई में ये जब माहौल में आप रहते होंगे, तब वहाँ से यहाँ लाने के लिए आपके पास भी काफ़ी कुछ रहता होगा कि जिस तरह से हमने अनुभव जो साझा किया अनुभव, वो वाक़ई में ये काबिल तारीफ़ है। और जिस जगत से आप जुड़े हुए हैं, वाक़ई में इसका जो बखान है, भारत की जो एक महिमा है, भारत की जो एक अद्भुत रचना है, वो भी साहित्य के माध्यम से विदेशों में नज़र आती है। आपकी रचना की हम बात करेंगे, चूँकि आपकी हाल में एक पुस्तक आई जिसका नाम है पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया। इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक के बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ कि जो छात्र-छात्राएँ पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए इसमें कितनी जानकारियाँ मिलेगी और किन-किन विधाओं का जो वर्णन है आपके इस पुस्तक में किया गया है? ज़रूर बताएँ इस विषय में। मैं प्रारंभ में साहित्य की ओर जब मुड़ा तो कविताएं लिखता था। कविताएं से छिटककर बाद में मैं समालोचना की ओर आगे बढ़ा। मेरी जो सद्य प्रकाशित पुस्तक है पत्रकारिता, सृजनात्मक लेखन और रचना प्रक्रिया, इसमें पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल, फीचर, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, व्यंग्य, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, रेखाचित्र, समीक्षा, ये कैसे लिखते हैं इसके विषय में बताया गया, उसकी रचना प्रक्रिया के विषय में बताया गया है। इस पुस्तक को पढ़कर विद्यार्थी यह जान सकेंगे कि मुझे आर्टिकल लिखना है तो कैसे लिखना है। आर्टिकल और फीचर में क्या अंतर है। पत्रकार वृद्ध हो जाता है लेकिन आर्टिकल और फीचर में अंतर समझ नहीं पाता है। तो पहली बार इस तरह से मेरी ये पुस्तक आई है जिसमें कि साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य की विभिन्न विधाओं का जिसमें उल्लेख किया गया है और उसके माध्यम से मैंने नए पत्रकारों के लिए एक बहुत अधिक अच्छी सामग्री मैंने पत्रकारों को दी है, उपलब्ध कराई है। पत्रकार शुरू के दिनों में फीचर लिखते हैं, जीवन की आपाधापी भागदौड़ और उससे जब परेशान हो जाता है तब व्यक्ति सूचनाओं के अधिक से जब परेशान हो जाता है तब सृजनात्मकता की ओर आगे बढ़ता है और इस मेरी पुस्तक में सृजनात्मकता को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। सर, साथ ही जानना चाहेंगे कि ये तो हमने अभी वर्तमान की बात कर ली, अगर आगे की बात करें, भविष्य की बात करें, तो क्या कुछ योजना है, कोई ऐसी किताब जिसके बारे में आप सोच रहे हो लिखने की, या फिर कुछ आपने सोचा हो कि इस टॉपिक पे हमें लिखना है या ज़रूरी है? मेरी 2 किताबें आ रही है। एक तो संस्मरण, साहित्यकारों के साथ मेरे लंबे संस्मरण रहे हैं। दर्जनों ऐसे साहित्यकार हैं जिनके साथ हमारा आत्मीय संबंध रहा है। महाकवि आर.सी. प्रसाद सिंह, श्री रंजन सूर्यदेव, आचार्य निशांत कीतु, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, कमल किशोर गोयनका, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं, डॉक्टर देवेंद्र दीपक, इन लोगों के साथ मेरे संबंध रहे हैं। तो उस पर एक संस्मरणात्मक पुस्तक मेरी आ रही है। दूसरा कि मेरी पुस्तक जो है वो संपादन कला पर मेरी पुस्तक आ रही है। संपादन कला पर यद्यपि बाज़ार में बहुत पुस्तकें हैं लेकिन सही माने में संपादन को सिखाने के लिए, संपादन के कौशल को, संपादन के स्किल को सिखाने के लिए कोई एक पुस्तक मार्केट में, श्रेष्ठ पुस्तक का अभाव है। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एक अच्छी सामग्री मिल सकेगी। वो पुस्तक तैयार हो रही है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही वो दोनों पुस्तकें आएंगी। जब आपके बारे में हम बात करें तो जितना लगाव आपका साहित्य से रहा है उससे कई ज़्यादा लगाव आपका पत्रकारिता क्षेत्र से रहा है। शुरुआत भी आपने उसी से की थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं पत्रकारिता जगत से आपने थोड़ा सा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो हमारा सवाल ये है कि चौथा खंबा से आपका मन भर गया या फिर जो साहित्य में आप आए हैं तो पत्रकारिता ने आपकी जो सृजनशीलता की जो धार है वो तेज कर दी है, क्या कारण आप इसे मानते हैं? मैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से हमने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद पत्रकारिता की ओर आया। साहित्य का बीज मेरे अंदर बचपन से ही था। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहित्य
ने पत्रकारिता को बढ़ा दिया या पत्रकारिता ने साहित्य को बढ़ा दिया, बल्कि साहित्य का बीज मेरे मन में बचपन से ही था। साहित्य समाज को दिशा देती है, साहित्य सृजनात्मकता पैदा करती है और साहित्य के माध्यम से समाज में जीना सिखाया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों के माध्यम से मेरे व्यक्तित्व को अगर देखना हो, समझना हो, तो साहित्य और पत्रकारिता दोनों को देखना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए। जी सर, हम साहित्य, पत्रकारिता और लेखनी की बात कर रहे हैं, तो हम जानेंगे कि हमारे देश में कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने समाज और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत कुछ लिखा है। अगर वर्तमान की हम बात करें तो वैसी श्रेणी के लेखक बहुत कम हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में क्या लिखना चाहिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। समाज में हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार, बेईमानी, भ्रष्टाचार बहुत ये होती रहती है। इसके समानांतर समाज में अच्छे काम भी होते हैं, खूब होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं। तो समाज के सामने हमको क्या प्रस्तुत करना है, समाज के सामने समाज का जो धवल पक्ष है उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। समाज के सामने केवल और केवल नकारात्मक भाव भूमि को रेखांकित करना यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। शायद वामपंथ के प्रभाव के कारण समाज जीवन का जो नकारात्मक पहलू है वही उजागर होता रहा है। मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता और साहित्य दोनों सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है और साहित्य और पत्रकारिता दोनों में समाज का जो शुक्ल पक्ष है वह रेखांकित होकर आना चाहिए और शुक्ल पक्ष रेखांकित होकर आएगा तो समाज एक सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा। समाज में पत्रकारिता और साहित्य की एक सृजनात्मकता की एक धारा बहेगी। मुझे लगता है कि समाज में रामायण पर बड़ी चर्चा है। आज रामायण बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है हमारा। वह कालजयी और कालोत्तीर्ण इसलिए है कि वो असत्य पर सत्य के विजय का आख्यान है, गाथा है। वह रावणत्व पर रामत्व के विजय का गाथा है। वह अहंकार पर, पाप पर पुण्य के विजय का गाथा है। इसलिए साहित्य की सर्जना ऐसी होनी चाहिए जो शुक्ल पक्ष की ओर जाए, जो समाज जीवन के शुक्ल पक्ष को रेखांकित करे, उसे अक्षरित करे। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया कि पत्रकारिता और साहित्य एक सत्यम शिवम सुंदरम, एक सुंदर अभिव्यक्ति है। इसकी अभिव्यक्ति की जब बात आती है तो इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे कि यदि हम पत्रकारिता के स्वतंत्रता की बात करते हैं, इसकी अभिव्यक्ति की बात करते हैं, स्वाधीनता की बात करते हैं और वर्तमान परिवेश में अगर पत्रकारिता की बात करते हैं तो किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्या समझाना चाहेंगे इसमें आप? अभिव्यक्ति मानव का नैसर्गिक स्वभाव है। भारतीय संविधान में 19(1)(a) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारत में पत्रकारिता उसी के अंतर्गत हम करते हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। माँ भी छीन नहीं सकती है। बच्चा रोता है, बच्चा हंसता है, माँ उसे छीन नहीं सकती है। जन्म के साथ ही क्रीड़ा और क्रंदन ये दोनों व्यक्ति का स्वाभाविक अंग बनकर अभिव्यक्ति बन जाता है। तो पत्रकारिता के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह उजागर होता है। भारत में पत्रकारिता के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। जो आम आदमी को जो अधिकार प्राप्त है वही पत्रकार को भी वही अधिकार प्राप्त है और पत्रकारिता के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और पत्रकारिता और साहित्य दोनों ही माध्यम से हम अभिव्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, अपने मन की भावना को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति केवल वैसी ही होनी चाहिए जो दूसरे को आहत न करे। तो इसलिए अभिव्यक्ति जो है वो निर्वैयक्तिक नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पर युक्त निर्बंधन लगाया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है एब्सोल्यूट नहीं है। देश की एकता और अखंडता का विषय है, किसी का मानहानि है
तो उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अक्षुण्ण नहीं है, उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। जी सर। सर, ये तो हमने साहित्य की बात कर ली, पत्रकारिता की बात की। हम ये भी जानते हैं कि आप शिक्षक भी हैं, आप प्रोफेसर हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि बेहतर समाज कल्याण के लिए शिक्षा कितना ज़रूरी है, और साथ ही एक बेहतर शिक्षक होने के लिए एक बेहतर शिक्षा कितना ज़रूरी है, आपसे ये जानना चाहेंगे। शिक्षा संस्कार है, शिक्षा जीवन जीने की का कौशल सिखाता है। शिक्षा व्यक्ति को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है, आत्मदर्शन का ज्ञान कराता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विद्या के माध्यम से हम, शिक्षा के माध्यम से हम समाज में रहने लायक बन पाते हैं। आत्मदर्शन का ज्ञान कराता है शिक्षा। इसलिए शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा समाज के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से समाज को उन्नत किया जा सकता है। शिक्षा जीवन को एक दिशा देती है। शिक्षा का बड़ा इस दृष्टिकोण से महत्व है। मुझे लगता है कि एक शिक्षित समाज अगर होगा तो उससे समाज और राष्ट्र का उन्नयन ही होगा। कह सकते हैं कि बेहतर शिक्षा होगा तो हमारे देश का बेहतर निर्माण होगा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण जी, हमारे के महत्वपूर्ण सवाल है। आज हमारे सामने पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य 3 जो है माध्यम है। एक तो है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक है डिजिटल माध्यम। इन्हीं में से एक माध्यम ऐसा भी है, मतलब कि नो डाउट कि इन तीनों में कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, और मतलब कि जो भाषा जो होती है, मर्यादित भाषा होती है, संयम भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी में एक और प्लेटफॉर्म है जो जहाँ कुछ भी दिखा दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है, सोशल मीडिया से कह लीजिए। मतलब कि भाषा संयमित नहीं होती है, कंटेंट कुछ भी होता है। तो क्या यह पत्रकारिता है? क्योंकि हमारा सवाल इसलिए कि मैक्सिमम जो यूथ है वो इस फील्ड में है। टारगेट होता है व्यूज़ के लिए आप कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी कहेंगे। क्या इसे पत्रकारिता कहेंगे? आप इसे कितना सहमत हैं? देखिए, पत्रकारिता के 3 अंग हैं जिसकी चर्चा आपने की है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक एडिटोरियल जनरेटेड कंटेंट जिसमें होता है, और एक यूज़र जनरेटेड कंटेंट जिसमें होता है। जो तो एडिटोरियल जनरेटेड कंटेंट हैं, जैसे हिंदुस्तान है, जागरण है, भास्कर है, इसमें जो इसके माध्यम से जो सोशल मीडिया में कंटेंट आता है उसकी विश्वसनीयता है, उसकी प्रामाणिकता है, और वह एक ऑथेंटिक, एक प्रामाणिकता के साथ उसमें सामग्री आती है। जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, वहाँ समाचार की जगह विचार ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ वही गड़बड़ियाँ भी होती हैं। जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट हैं उसी में भाषा की उच्छृंखलता भी उसी में आप देखते हैं, उसी में आप गलत चीज़ें भी आप देखते हैं, उसी में आप मनमर्जी चीज़ें भी देखते हैं, काट छांट कर भी प्रस्तुत किया जाता है। वह जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट हैं उस पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, और अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी परोसने की जो मानसिकता है उससे, उस पर नियंत्रण कहीं ना कहीं होने की आवश्यकता है। इसलिए यूज़र जनरेटेड कंटेंट पर अंकुश लगाने की भी आवश्यकता है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट को ऐसे ही छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही। और मतलब कि यूथ, बहुत सारे से यूथ है जो इस प्रोफेशन में मतलब कि आना चाहते हैं, भी पैशनेट होकर, लेकिन उनके लिए पैशन और प्रोफेशन ये दोनों खतरा है, वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए। क्यों उसका? जी बिल्कुल। जी। चलिए, तो इस कार्यक्रम में आप आएँ और अपने विचार पत्रकारिता और साहित्य को लेकर आपने साझा हमसे किए, और अनुभव भी आपने साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
तो दर्शकों, जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सकें कि आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा, और साथ ही आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं कार्यक्रम को लेके। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्री ज़रूर। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।